आईपीओ को अक्सर लोग सिर्फ एक क्वेश्चन से जज करते हैं, लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं। लेकिन बिगर पिक्चर में आईपीओ मार्केट कुछ और बताता है। ये बताता है कि कैपिटल किस सेक्टर में जा रहा है, कौन सी कंपनीज पब्लिक मार्केट के लिए मैच्योर हो रही हैं और इंडिया की नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरीज कहां से इमर्ज हो रही हैं। इंडिया का आईपीओ मार्केट पिछले कुछ सालों में काफी मैच्योर हुआ है। FY26 में मेन बोर्ड आईपीओ के थ्रू 108 कंपनीज ने अराउंड 1.76 लाख करोड़ रेज किए, बट इंटरेस्टिंगली एवरेज लिस्टिंग प्रीमियम सिर्फ 8% रहा, प्रीवियस ईयर के 28% से काफी लोअर। मतलब मार्केट अब सिर्फ हाइप नहीं खरीद रहा है, इन्वेस्टर्स क्वालिटी, प्राइसिंग और बिजनेस ड्यूरेबिलिटी देख रहे हैं। 2026 के लिए प्राइमरी मार्केट फंड रेजिंग का प्रोजेक्शन 4 लाख करोड़ तक का है। मतलब आईपीओ पाइपलाइन सिर्फ बिजी नहीं है, काफी सीरियस भी है। जहां हम जनरली लिस्टेड स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, आज हम इंडिया के आने वाले 3 बड़े आईपीओ कंपनीज की बात करेंगे, लेकिन इनके बिजनेस, फाइनेंशियल्स और ग्रोथ ट्रिगर्स और इम्पोर्टेंट रिस्क समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, क्या ये अपकमिंग आईपीओ मार्केट्स के लिए नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। हमारी पहली कंपनी है इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। इनका आईपीओ कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। इसमें अराउंड 20.37 करोड़ शेयर सेल किए जाएंगे। एसबीआई फंड मैनेजमेंट 1992 में स्टार्ट हुई और 1993 में इसको सेबी का अप्रूवल मिला। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड के लिए एसेट मैनेजमेंट करती है। इस आईपीओ का इशू साइज है 11,692 करोड़ रुपीस। आईपीओ सब्सक्रिप्शन 14 जुलाई से 16 जुलाई 2026 तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 545 से 574 रुपीस पर शेयर। लॉट साइज है 26 शेयर्स का और अपर प्राइस बैंड पर मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट बनता है 14,924 रुपीस। 31 मार्च 2026 तक के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसका म्यूचुअल फंड क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट 12.5 लाख करोड़ और मार्केट शेयर 15.3% है। अगर पीएमएस और एडवाइजरी बिजनेसेस भी इंक्लूड करें तो टोटल क्वार्टरली एवरेज AUM अराउंड 29.04 लाख करोड़ तक पहुंचता है। कंपनी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन है। लार्ज AUM बेस की वजह से फिक्स कॉस्ट स्प्रेड हो जाते हैं और ऑपरेटिंग लेवरेज स्ट्रॉन्ग होता है। पीएमएस बिजनेस में भी एसबीआई फंड स्ट्रॉन्ग है। एज ऑफ 31 मार्च 2026 पीएमएस मार्केट में भी इनका शेयर अराउंड 39.7% है और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड सेगमेंट में 28.2% मार्केट शेयर के साथ कंपनी लीडर है। डिस्ट्रीब्यूशन में डीप है। कंपनी के पास 1.30 लाख प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है, इंक्लूडिंग नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और बैंक्स। साथ ही इन्वेस्टऐप ऐप, वेबसाइट और ब्रांच नेटवर्क के थ्रू डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो फाइनेंशियल्स देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस FY26 में 4,389 करोड़ तक पहुंच गए, अराउंड 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मेनली मैनेजमेंट फीस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एडवाइजरी फीस के एक्सपेंशन से आई है। FY26 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,067 करोड़ था, विद नेट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 70%। पीयर्स से कंपेयर करें तो रिटर्न ऑन नेट वर्थ 43% है, जो HDFC AMC, निप्पॉन लाइफ AMC, आदित्य बिरला AMC और UTI AMC से हायर है, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल से काफी लोअर। कंपनी का टोटल क्वार्टरली एवरेज AUM FY21 से लेके FY26 के बीच अराउंड 19.9% CAGR ग्रोथ दिखाता है। कोर म्यूचुअल फंड क्वार्टरली एवरेज AUM और भी फास्ट ग्रो हुआ, जहां FY21 से FY26 तक CAGR 20.5% रहा। ग्रोथ एंगल ये है कि कंपनी को इंडियन हाउसहोल्ड सेविंग्स के मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट से बेनिफिट मिल सकता है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का क्वार्टरली एवरेज AUM FY2030 तक 16 to 18% कैगर से ग्रो कर सकता है, जो कंपनी जैसे लार्ज AMC प्लेयर्स के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल टेलविंड है। अब आते हैं रिस्क पे। एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फंड परफॉर्मेंस का भी है। कंपनी की 11 म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपनी कैटेगरीज के बॉटम 25% में रैंक कर रही हैं, बेस्ड ऑन द लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस। ये स्कीम्स मिलकर अराउंड 1.22 लाख करोड़ मैनेज करती हैं, जो टोटल म्यूचुअल फंड क्वार्टरली एवरेज AUM का 15.2% है। एंड कंपनी इंडियन कैपिटल मार्केट्स पर हाईली डिपेंडेंट है। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, FII फ्लोज, मार्केट सेंटिमेंट्स और रेगुलेशंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ सकता है। ओवरऑल एसबीआई फंड मैनेजमेंट इंडिया की लार्जेस्ट AMC है
स्ट्रॉन्ग ब्रांड, डीप डिस्ट्रीब्यूशन, हाई एसआईपी बेस, पैसिव लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। लेकिन आईपीओ इवैल्यूएट करते वक्त वैल्यूएशन, रेगुलेटरी प्रेशर्स और मार्केट वॉलेटिलिटी को केयरफुली देखना जरूरी है। अब आते हैं हम अपनी दूसरी कंपनी पे। ये है स्टॉक मार्केट की बैकबोन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनएसई। एनएसई का आईपीओ एक ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस होगा। इसका मतलब कंपनी को आईपीओ से फ्रेश फंड्स नहीं मिलेंगे। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मिलकर अराउंड 14.89 करोड़ शेयर सेल करेंगे। एनएसई इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। कैश मार्केट, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और मल्टीपल मार्केट सेगमेंट्स में कंपनी का डोमिनेंट पोजीशन है। रेडसीएल रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट 25 सालों में कैश मार्केट और इक्विटी डेरिवेटिव्स टर्नओवर के बेसिस पर एनएसई इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज रहा है। कंपनी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है मार्केट डोमिनेंस। FY26 में कैश मार्केट में एनएसई का शेयर था 92.99%, इक्विटी फ्यूचर्स में 99.79%, इक्विटी ऑप्शंस में 74.71% और करेंसी ऑप्शंस में 100% था। एनएसई सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, कंपनी लिस्टिंग्स, कैपिटल रेजिंग्स, इंडेक्स प्रोडक्ट्स, डेटा सर्विसेज, कनेक्टिविटी, क्लियरिंग और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से भी रेवेन्यू अर्न करती है। FY26 में एनएसई पर आईपीओस के थ्रू अराउंड $20.06 बिलियन यानी रफली अराउंड 1.78 लाख करोड़ रुपीस रेज हुए और 219 न्यू कंपनीज लिस्ट हुई। अब फाइनेंशियल्स देखते हैं। FY26 में रेवेन्यू थोड़ा मॉडरेट होकर 16,600 करोड़ रहा, मेनली इक्विटी ऑप्शंस, इक्विटी फ्यूचर्स और कैश मार्केट रेवेन्यू में सॉफ्टनेस की वजह से। बट नॉन ट्रेडिंग बिजनेसेस ने सपोर्ट दिया। डेटा सेंटर रेवेन्यू 1,544 करोड़ से 2,052 करोड़, डेटा फीड एंड टर्मिनल सर्विसेज 407 करोड़ से 470 करोड़ और लाइसेंसिंग सर्विसेज 120 करोड़ से 150 करोड़ तक बढ़े। FY26 EBITDA मार्जिन 66.85% था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY26 में मॉडरेट होकर 10,302 करोड़ रहा with a margin of 50.98%. डिक्लाइन का मेन रीजन लोअर डेरिवेटिव्स वॉल्यूम से ट्रांजैक्शन रेवेन्यू पर प्रेशर था, पार्टली ड्यू टू टाइट सेबी रेगुलेशंस। साथ ही कंपनी ने लेगेसी सेबी मैटर्स, कोलोकेशन और डार्क फाइबर केसेस के सेटलमेंट के लिए अराउंड 1,391 करोड़ प्रोविजन भी क्रिएट किया। पीयर कंपैरिजन में एनएसई क्लियरली बीएसई से मच लार्जर है। FY26 में एनएसई का रेवेन्यू 16,601 करोड़ था वर्सेस बीएसई का 4,834 करोड़। एनएसई का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,302 करोड़ रहा, while बीएसई का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,487 करोड़ था। EBITDA मार्जिन भी एनएसई का 66.85% था, बीएसई के 64% के कंपैरिजन में। ग्रोथ एंगल ये है कि एनएसई को इंडिया की एक्सपैंडिंग इकोनॉमी और हाउस होल्ड सेविंग्स के फाइनेंशियलाइजेशन से बेनिफिट मिल सकता है। FY2030 तक कैश मार्केट 14 to 16% कैगर से ग्रो करके 473 to 507 लाख करोड़ तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशंस हैं। इक्विटी डेरिवेटिव्स में भी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रह सकती है। फ्यूचर्स मार्केट 16 to 18% कैगर से 715 to 765 लाख करोड़ और ऑप्शंस मार्केट में 9 to 11% कैगर से 269 to 289 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। अब रिस्क देखें तो पहला है रेवेन्यू कंसंट्रेशन। एनएसई की ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 78.65% ट्रांजैक्शन चार्जेस से आता है। इसमें भी ऑप्शंस ट्रेडिंग सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है, जो FY26 में टोटल रेवेन्यू का 60.22% यानी 9,998 करोड़ कंट्रीब्यूट करता था। रेगुलेटरी इम्पैक्ट भी ऑलरेडी विजिबल है। FY26 में फ्यूचर्स ट्रेडिंग रेवेन्यू 14.31% डिक्लाइन हुआ, मेनली एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम यानी ADTV गिरने की वजह से। मतलब अगर डेरिवेटिव्स वॉल्यूम्स पर रेगुलेटरी प्रेशर आता है तो एनएसई की रेवेन्यू ग्रोथ डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकती है। एनएसई सेबी सुपरवाइज्ड इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है, जहां कंप्लायंस, अप्रूवल्स और इंस्पेक्शंस क्रिटिकल होते हैं। कंपनी को पास्ट में ऑब्जर्वेशंस, एडवाइजरी लेटर्स और शो कॉज नोटिसेस मिले हैं। इसलिए आईपीओ इवैल्यूएट करते वक्त वैल्यूएशन, रेगुलेटरी रिस्क और रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन को केयरफुली देखना जरूरी है। और हमारी आखिरी कंपनी एक ऐसी डिजिटल जायंट है जिसने इंडिया में इंटरनेट यूज करने का तरीका ही बदल दिया। अब सवाल ये है
क्या इसका आईपीओ मार्केट का नेक्स्ट बिग इवेंट बन सकता है? नाम है जियो प्लेटफॉर्म्स। आईपीओ स्ट्रक्चर सिंपल है। जियो प्लेटफॉर्म्स का इशू पूरी तरह से फ्रेश इशू होगा, यानी इशू से आने वाली पूरी कैपिटल डायरेक्टली कंपनी के पास जाएगी। जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल बिजनेस आर्म है, जो टेलीकॉम कनेक्टिविटी, फिक्स ब्रॉडबैंड, डिजिटल एप्स, क्लाउड, एआई और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम में काम करती है। आईपीओ प्रोसीड्स का मेजर यूज रिलायंस जियो इन्फोकॉम के एग्जिस्टिंग बोरिंग्स रीपे या फिर प्रीपे करने में होगा। इसके लिए कंपनी लगभग 27,500 करोड़ एलोकेट करने की प्लानिंग कर रही है और बाकी फंड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होंगे। मार्च 2026 तक रिलायंस जियो इन्फोकॉम के 52.44 करोड़ कस्टमर थे। कंपनी मोबाइल कनेक्टिविटी, फिक्स ब्रॉडबैंड और डिजिटल सर्विसेज का इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम चलाती है। लेकिन जियो का फोकस सिर्फ कनेक्टिविटी तक लिमिटेड नहीं है। वो इसी कस्टमर बेस पर क्लाउड, एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को स्केल करना चाहते हैं। फाइनेंशियल्स देखें तो जियो की ग्रोथ स्टोरी सिर्फ स्केल की नहीं है, लेकिन मोनेटाइजेशन की भी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस FY24 में 1,09,558 करोड़ था, जो FY25 में 17% बढ़कर 1,28,218 करोड़ हुआ और FY26 में रेवेन्यू 14.6% और बढ़कर 1,46,885 करोड़ तक पहुंच गया। इसके पीछे सब्सक्राइबर एडिशन, ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इंप्रूवमेंट, 5G एडॉप्शन, फिक्स ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन और हायर डेटा यूजेज का रोल रहा। सब्सक्राइबर्स FY25 के 48.82 करोड़ से FY26 में 52.44 करोड़ हो गए। ARPU FY25 के लास्ट क्वार्टर में 181.7 से 206.2 हुआ और FY26 के लास्ट क्वार्टर में 214 तक पहुंच गया। प्रॉफिटेबिलिटी भी साथ साथ इम्प्रूव हुई। EBITDA मार्जिन FY24 के 50.16% से बढ़कर FY26 में 51.91% हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY24 में 21,423 करोड़ था और FY26 में 30,049 करोड़। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी FY24 के 19.55% से FY26 के 20.46% तक इम्प्रूव हुआ। टेलीकॉम मैट्रिक्स और इंटरेस्टिंग है। एवरेज डाउनलोड स्पीड 2.5 Mbps से FY26 तक 68 Mbps से ज्यादा हो गई। पर जीबी डेटा प्राइसिंग 228 रुपीज से गिरकर 7.9 रुपीज रह गई। एवरेज मंथली डेटा यूजेज 0.2 GB से 25.7 GB हो गया और मार्च 2026 तक जियो के 26.85 करोड़ 5G सब्सक्राइबर्स थे। जियो प्लेटफॉर्म्स का ग्रोथ आउटलुक हायर डेटा यूजेज, 5G एडॉप्शन, फिक्स ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, क्लाउड और एआई प्लेटफॉर्म्स के स्केल अप से लिंक्ड है। स्केल एडवांटेज के लिए जियो के पास इन हाउस टेक्नोलॉजी स्टैक, पैन इंडिया नेटवर्क, फाइबर एक्सेस, स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स और स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है। FY26 में जियो का नेट लेवरेज सिर्फ 0.36x था, जो भारतीय एयरटेल के 1.36x और वोडाफोन आइडिया के 10.24x से काफी लोअर था। पेयर कंपैरिजन में एयरटेल FY26 रेवेन्यू 2.11 लाख करोड़ के साथ बढ़ा था, जियो 1.47 लाख करोड़ पर था और वोडाफोन आइडिया 44,873 करोड़ पर। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में जियो का 20.46%, एयरटेल के 16.03% से बेटर था। अब रिस्क साइड देखें तो सबसे पहला रिस्क हाई केपेक्स है। कंपनी ने पिछले 3 सालों में लगभग 1.3 लाख करोड़ का केपेक्स किया, लेकिन अगर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ना दें तो प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आ सकती है। दूसरा रिस्क है कंपटीशन और टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन का। टेलीकॉम और डिजिटल सर्विसेज मार्केट फास्ट चेंजिंग होते हैं, इसीलिए जियो को कस्टमर्स रिटेन करना, ARPU ग्रो करना और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना होगा। ओवरऑल SBI फंड मैनेजमेंट, NSE और जियो प्लेटफॉर्म्स तीनों कंपनीज अपने अपने सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग हैं और लीडर पोजीशन रखती हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रांड और लार्ज स्केल के साथ रिस्क भी आते हैं, जैसे वैल्यूएशन, रेगुलेशन, कंपटीशन और मार्केट वॉलेटिलिटी। इसलिए IPO में इन्वेस्ट करने से पहले DRHP, वैल्यूएशन और रिस्क फैक्टर्स केयरफुली चेक करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.